नमस्कार दोस्तों, कैसे हो विद्यार्थियों। जैसा कि आप देख रहे हैं माध्यमिक परीक्षा 2023 हिंदी अनिवार्य का पेपर कक्षा 10 के विद्यार्थियों का आज संपन्न हो गया है और इसी पर आधारित है अपना आज का वीडियो। आपका पेपर हो चुका है और आपको आगे के पेपरों की तैयारी करनी है। आज का पेपर आपका कैसा हुआ, इसका आपको मूल्यांकन भी करना है, आंकलन भी करना है। लेकिन आपका पेपर चाहे अच्छा नहीं हुआ है तो उसके लिए आपको कतई निराश नहीं होना है और चिंतित नहीं होना है, क्योंकि जो हो गया है सो हो चुका है। और कहते भी हैं बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले। तो आपको आगे की जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी करनी है। अब आज के पेपर में आपके कितने नंबर आए हैं और किस प्रकार का कैसा आपने उत्तर लिखा है, क्या जो पूछा है वही उत्तर आपने लिखा है, तो इसका आंकलन आप इस वीडियो को देख करके कर सकते हैं। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक कमेंट करें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक करें। तो विद्यार्थियों, हिंदी अनिवार्य का जो आज का पेपर था मेरे हिसाब से अच्छा पेपर था, सरल भी था और हार्ड भी था, यानी एक संतुलित पेपर था। कुछ प्रश्न गहरे प्रश्न भी थे। तो हम यहाँ पर जो है वो सीधा आते हैं पहले प्रश्न पर, शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला जो प्रश्न था विद्यार्थियों आपका था अपठित गद्यांश, जिसको पढ़ करके आपको उत्तर देने थे। तो मैं आपको इसके सभी के उत्तर बता देता हूँ विद्यार्थियों। पहले का जो शीर्षक है भय शीर्षक है, एक दूसरे को भय के कारण तो स्थायी है, ये आपको पैराग्राफ में से देख करके लिखना था। गद्यांश में से सबल और निर्बल, इसमें शोषण की प्रक्रिया, ये आपके सही है। छात्रवृत्ति किस वृत्ति से भिन्न है, तो मृग वृत्ति से भिन्न है, ये आपको इसका उत्तर लिखना था विद्यार्थियों। आगे देखते हैं, उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है विद्यार्थियों, तो छात्र संघ की आवश्यकता है, ये आपको लिखना था। अब है अपठित पद्यांश यानी काव्यांश को पढ़ करके। तो ये जो रचना ली गई थी आपके सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, बचपन रचना है और कविता है, बचपन कविता, उससे ये आपका काव्यांश लिया गया है। तो विद्यार्थियों इसमें उचित शीर्षक इसका बचपन है। और दूसरा प्रश्न है, कवित्री के अनुसार चिंता के चक्कर में जीवन कैसा बन गया है, तो भार बन गया है। ये पद्यांश में स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो आपको ये लिखा हुआ है, यहाँ पर भार बन गए। तो ये है, देख करके आपको लिखना था। इसके अलावा आगे देखो, निर्मल शब्द का अर्थ पवित्र होता है और संताप मिटाने वाला बचपन है। बचपन की मधुर यादें जो है वो हम सभी रखना चाहते हैं, हर कोई व्यक्ति वापस बचपन में खोना चाहता है। नंदनवन सी क्या फूल उठी, तो यहाँ पर कुटिया इसका सही आंसर है। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में, इसमें ए सही है, हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट का। तो जिसके ये सही है उनके नंबर पूरे आएंगे। बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे, तो इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों माता का अंचल पाठ से लिया गया है। और अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 6 प्रश्न हैं और एक नंबर के हैं। तो बहुत सारे जो है वो शब्द एबीसीडी आपके आए हैं विकल्प से युक्त, और खाली जगह भी आई है, यानी 25-30 नंबर आप बड़ी आसानी से आज के पेपर में जो है वो ला सकते हैं, आपके आ जाएंगे यदि आपने थोड़ा सा ध्यान दे करके इनको हल किया है तो यहाँ पर जो गुण दोष अवस्था और जैसे बुढ़ापा है, सुंदरता है, तो ये सब जो ऐसे शब्द हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता और लेखक स्वयं, तो पुरुषवाचक में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव और फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, तो वहाँ पर आप कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक, और कर्म कर्ता खुद पर पड़ता है तो अकर्मक क्रिया, जैसे राम खेलता है, मोर नाचता है, इस प्रकार। परिमाणवाचक विशेषण, इसके आपके 2 भेद हैं, निश्चय और अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में उपसर्ग प्रचलित हैं वो 8 है। हालांकि कुछ विद्वान या व्याकरणों में 10 भी बताए जा रहे हैं, लेकिन 8 उपसर्ग हिंदी के हैं और 22 संस्कृत के हैं। और जो 8 हैं वो औ शु अद अन्न दु नी बिन भर है, और कु और ए भी कुछ विद्वानों के द्वारा बताए जा रहे हैं। वह प्रत्यय जो धातु और क्रिया के अंत में लग कर, तो वो कृत्रिवाचक प्रत्यय कहलाता है। यहाँ आपको इसका उत्तर लिखना था कृत्रिवाचक प्रत्यय।
तो जिसने ये लिखा है उनके बिल्कुल 1 नंबर पूरा आपको अंक मिलेगा। जैसे तेरा अक है तो अक पड़ती है, लड़क है लड़ प्लस अक है। तो यहाँ पर धातु है लेक है तो लेखक में अक पड़ती है, लेख धातु है। और लिखना है ना, क्रिया भी बनती है, लड़ना है क्रिया, तैरना। ये अगला प्रश्न है लघु अति लघु तरह प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो ये भी 12 प्रश्न 12 नंबर के। तो बहुत ही जो है वो कोरोना गाइडलाइन के बाद जो पेपर आए वैसे ही पेपर इस बार आया है। यण संधि को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें यण संधि में आपको ये परिभाषा लिखनी थी और उदाहरण लिखना था कि जब ई ऊ और री के सामने असमान स्वर आए तो उसका क्रमशः य व और रे हो जाता है, तो उसे यण संधि कहते हैं विद्यार्थियों। तो ये इसकी परिभाषा थी। इसके कुछ उदाहरण हैं जो आप लिख सकते थे, जैसे अत्याचार है, अत्यधिक है और अत्यंत है, गति अवरोध है। ये उदाहरण आप इसमें लिख सकते थे। तो ये बनता है और ई का य, ऊ का व और री का रे। अब द्विगु द्वंद्व समास में अंतर लिखिए। तो इसमें आप द्विगु समास में जो है वो लिखना था परिभाषा की, जिसमें पहला पद संज्ञावाचक होता है, जैसे शताब्दी है, त्रिभुवन है, त्रिभुज है, तो इन भुजाओं का समूह है ये। और द्वंद्व समास में जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे माता पिता, राजा रानी, तो दोनों पद प्रधान है होते हैं। और योजक के रूप में च और अथवा या लगाया जा सकता है। कीचड़ उचालना, अपमानित करना, ये इसका अर्थ था विद्यार्थियों। तो आप ज़रूर इस पूरे वीडियो को देख करके अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। एक सादे, सब सादे सब जाए। तो इस उक्ति का अर्थ लिखना था, लोकोक्ति का। इसका अर्थ होता है कि हमें एक समय में केवल एक मूल कार्य को ही करना चाहिए। एक साथ अन्य कार्य करते हैं तो कोई कार्य हल नहीं होता। ये इसका अर्थ लिखना था। बाल गोविंद पद पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या दर्शाया है? इसके माध्यम से लेखक ने यह बताया कि गृहस्थी में रह करके भी ईश्वर के प्रति समर्पित भाव रखा जा सकता है और ईश्वर की भक्ति गृहस्थ में रह करके भी की जा सकती है, जैसे बाल गोविंद भक्त ने की। और सभी जो है वो नियमों का पालन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन था विद्यार्थियों कि नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए, क्या भाव दर्शाता है? तो ये जिंदगी का दिखावटीपन का भाव है, जिसमें उन्होंने बताया कि खानदानी तहजीब, लखनवी अंदाज और नजाकत, ये भाव दर्शाया था उन्होंने। मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण किससे संबंधित है? तो ये फादर बुल्के के जीवन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, एक कहानी ये भी पाठ में मनु भंडारी पर किस किस का प्रभाव अधिक उभर कर आया है? तो इसमें पिताजी का और हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का। तो ये इसका सही उत्तर है। गोपियन हारिल की लकड़ी किसे कहा है? भगवान श्री कृष्ण को कहा है। जो मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें मोतियों की ज्योति के समान नायिका को और उसको मलिका को मकरंद के समान सुंदर बताया, यानी चांदनी रात की सुंदरता का इसमें बखान किया गया है। इसका भाव है, राधा की सुंदरता का बखान है इसमें। अगला प्रश्न है, खैरियत चाहते हो तो अपना ये कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। उपयुक्त वाक्य किसने किसको कहा? तो दुलारी ने टूनू को ये वाक्य कहा था। दरअसल मंत्रमुग्ध सी में तंद्रील अवस्था में थोड़ी दूर, ये जो है वो किसका है? तो ये लेखिका का खुद का ही वाक्य है। और ऐसा उसके साथ क्यों हो गया? क्योंकि चटक लाल रंग वाली युवती को जब चाय के बागान में परिश्रम करते हुए देखा, तब लेखिका ने इस प्रकार का ये वाक्य कहा था। ये इसका उत्तर लिखना था। अब खंड बे में आते हैं विद्यार्थियों, और खंड बे में 4 से 16 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम 40 शब्द सीमा, 2 प्रश्न नंबर के अंक के प्रश्न है। तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाया कैप्टन ने? तो कैप्टन के हृदय में देशभक्ति, देश प्रेम का भाव था और नेताजी की मूर्ति के प्रति मान सम्मान था, इसी वजह से उसने चश्मा लगाया। भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। बाल गोविंद भक्त ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि विधवा विवाह का वो समर्थन करते थे और वो नहीं चाहते थे कि इतनी छोटी उम्र में जो है वो किसी प्रकार की समस्या बहू के सामने आए, इसलिए उन्होंने इस प्रकार ऐसा है वो उसके भाई को ये कहा था। लेखक के गाड़ी में बैठने पर नवाब साहब ने क्या प्रतिक्रिया की?
तो गाड़ी में बैठने पर नवाब साहब ने अनजान के भाव जैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वो ऐसा देख रहे थे जैसे उनके सामने देखना ही नहीं चाहते हो, और जो है वो बिल्कुल एक अजनबी से बन करके और नाराज जैसे बन के बैठ गए थे। तो ऐसा भाव उन्होंने अनजान व्यक्ति जैसा भाव प्रकट किया था। फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की दो विशेषता लिखी है। तो इसमें हिंदी के प्रति और भारत के प्रति निष्ठा और भारत की संस्कृति से प्रेम और लगाव, ये दो विशेषता उनकी लिख सकते हैं, विदेशी होते हुए भी। गोपियों को उद्धव का संदेश पसंद क्यों आया? क्योंकि उद्धव का जो संदेश था योग भक्ति, योग का और निर्गुण भक्ति का था, इसलिए उनका संदेश पसंद आया है। क्योंकि गोपियाँ तो भगवान सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में और प्रेम में है वो लीन थी, इसलिए उनको ये संदेश पसंद नहीं आया। क्योंकि गोपियाँ सगुण थी और उद्धव का संदेश निर्गुण भक्ति से संबंधित था। लक्ष्मण के वचनों से बड़े हुए परशुराम जी क्रोध को किसने कैसे शांत किया? भगवान श्री राम ने जो है वो नयन के इशारे से शांत किया। संगीतकार कविता किसके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है? तो यह संगीतकार के साथ जो सहयोगी व्यक्ति है उसके योगदान को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, जिसका उत्तर है, प्रश्न है कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। कवि ने ऐसा क्यों कहा? तो ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसको सुख का तो थोड़ा बहुत आभास था या सुख महसूस होता था, लेकिन दुख बांचने का मतलब है उसे अभी समस्याओं और तकलीफ़ों का पता नहीं था कि कितनी समस्याएं और तकलीफ में उसके सामने बाधाएं जीवन में आएगी, इसीलिए कवि ने ऐसा कहा। क्योंकि शादी का, विवाह का एक जो सुख था उसका जरूर उसे कुछ महसूस हो रहा था। कवि लॉन्ग स्ट्रोक जगह का क्या महत्व है? शाना हाथ जोड़ी जोड़ी पाठ के आधार पर लिखी है। तो इसमें इसलिए महत्व है क्योंकि यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी और लेप्चा और भूटिया जातियों की शांति वार्ता का स्थल भी ये था, इसलिए ये महत्व है इसका। मूर्तिकार ने अंत में जॉर्ज पंचम की नाक का क्या हल निकाला? जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने वाला निर्णय लेकर के इसका हल निकाला। माता का अंचल पाठ के शिष्य की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इस पाठ की सार्थकता बिल्कुल सही सिद्ध होती है, क्योंकि जिस प्रकार एक बच्चा जो है वो होता है उसको सबसे ज़्यादा माँ की ममता का ही एहसास होता है, और इसमें भी भोलानाथ या तारकेश्वरनाथ को जब बहुत अधिक डर लगा तो वो पिताजी के पास हमेशा की तरह नहीं जाकर के माँ के गोद में ही आंचल में जाकर के बैठ गए। तो कह सकते हैं कि इसका माँ का आंचल शीर्षक जो है बिल्कुल सटीक और सार्थक है। अगला प्रश्न है, कवि ऋतुराज के व्यक्तित्व कर्तृत्व को स्पष्ट कीजिए। तो ये लिख सकते थे, यह सूरदास का कर्तृत्व व्यक्तित्व। सूरदास का सगुण भक्ति काल के प्रमुख संत कवि, कृष्ण भक्त कवि, ब्रज भाषा में काव्य रचना की। 1478 में इनका जन्म हुआ, और सूरसागर, सुरसरावली एवं साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचना है। सूरसागर सबसे प्रसिद्ध रचना है। अष्टछाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो ये कर्तृत्व और व्यक्तित्व इनका इस प्रकार से आपको विद्यार्थियों लिखना था। और 1583 में इनका निधन हो गया। सूरदास जन्मांध थे और गुरु वल्लभाचार्य थे, तो ये इनका लिखना था आपको। फिर आप मनु भंडारी का लिख सकते थे। 1931 में जन्म हुआ। जीवन में अनेक कष्टों का इन्होंने सामना किया, और इनकी कुछ रचना है उनका भी आप लिख सकते हैं, जिसमें इसमें की कुछ रचना है, यही सच है, त्रिशंकु, मैं हार गई, ये इनकी कहानी संग्रह, और आपका बंटी, माँ भोज, ये इनके उपन्यास हैं। और इनकी शिक्षा राजस्थान के अजमेर से हुई। इस प्रकार ये आप इनके बारे में लिख सकते थे, कर्तृत्व और व्यक्तित्व। अब अगला खंड 6 है। तो इसमें आपको गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी थी। तो पहला जो है वो इसमें प्रसंग लिखना था आपको विद्यार्थियों कि प्रस्तुत अवतरण सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक का अध्याय से लिया गया है, और इसमें फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया। दूसरा था प्रस्तुत अवतरण भदंत आनंद कोसलायन द्वारा रचित संस्कृति निबंध से है वो लिया गया है, और इसमें भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया। फिर है पद्यांश सप्रसंग व्याख्या। तो इसमें आपको डार, द्रुम, पलना, बिछुना, नव पल्लव के, तो ये कवित है देव द्वारा रचित ब्रज भाषा में, तो ये प्रसंग था। और तार सप्तक में जब मैं बैठने लगता हूँ उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हूँ, उत्साह अस्त होता हुआ, तो ये
मंगलेश डबराल द्वारा लिखित पाठ संगतकार से लिया गया है। तो इस प्रकार इसमें ये लिखना था। फिर है अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्त्री शिक्षा का महत्व किस प्रकार सिद्ध किया है। तो उन्होंने इसमें बताया कि स्त्रियों को भी बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, और हम ये नहीं कह सकते कि प्राचीन काल में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी या वो तर्क वितर्क करती थी तो वो अनपढ़ होने का एक सबूत था। उन्होंने कहा बताया है कि स्त्री शिक्षा में बहुत अधिक सुधार करने की आवश्यकता है, काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता है, बराबर दर्जा उनको मिलना चाहिए। और प्राचीन काल में भी स्त्रियां पढ़ी लिखी और विदुषी थी, जिसमें गार्गी है, लोपा है। तो ये इस प्रकार उन्होंने शिक्षा को महत्व को इंगित किया, यानी बताया है। संगतकार एक साधना कैसे, तो इसमें हम देख सकते हैं जिस तरीके से जो है वो इबादत नौबत खाने की इबादत पर किस तरीके से अभ्यास करने जाते थे, और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। तो संगीत एक आराधना है, मतलब एक भक्ति की तरह है। इसमें हमेशा प्रतिदिन हमें हर रोज़ अभ्यास करना होता है, तभी हम उसमें पारंगत होते हैं, जैसा वो बिस्मिल्लाह खां करते थे और बाद में बहुत बड़े प्रसिद्ध शहनाई वादक के रूप में प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त हुई। तो ये इस प्रकार लिखना था। फिर है आत्मकथ्य कविता का मूल भाव। तो इसका आत्मकथ्य का मूल भाव ये है, कवि कहना चाहता है कि मैं आत्मकथा क्या लिखूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जीवन में दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं, और इसलिए मैं अपनी आत्मकथा लिख करके नहीं बताना चाहता। ये इसमें आपको मूल भाव लिखना था। उत्साह कविता में कवि ने बादल से क्या संदेश दिया है माध्यम से, तो बादल माध्यम संदेश दिया है नवजीवन और नए परिवर्तन का, और क्रांति का संदेश दिया है, यह आपको इसमें लिखना था। बादल घनघोर गर्जना करते हुए जब बरसेंगे तो पूंजीपति और शोषित करने वाले लोगों का खात्मा हो जाएगा, छोटे लोगों को शोभा प्राप्त होगी और वो आगे बढ़ेंगे। निबंध 300 शब्दों में एक विषय पर लिखना था। तो इस शिक्षा पर लिखते थे, जीवन में शिक्षा का महत्व पर लिख सकते थे, ये बिंदु बना करके हेडिंग लगा के, या फिर आप मेरा प्रिय कवि जिसमें तुलसीदास जी पर आप लिख सकते थे, सूरदास जी पर लिख सकते थे, जो भी आपके थे। समय को राजकीय उच्च माध्यमिक। अगला प्रश्न है विद्यालय विशालपुर का नरेंद्र मानकर। तो इसमें खुद को नरेंद्र मानना था, जिसमें भवद्य नीचे जो साइन करने वो नरेंद्र मान के करने थे, और प्रार्थना पत्र लिखना जैसे आप छुट्टी की लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विशालपुर। और फिर आपको जो है वो विषय लिखना था खेल सामग्री खरीदने बाबत या मंगवाने हेतु, और फिर लिखना था महोदय उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेल सामग्री की कमी है, और हम सभी है वो खेल खेलने विशेष रुचि रखते हैं, और खेल जीवन का अभिन्न अंग है, इससे व्यक्तित्व का सभी प्रकार से विकास होता है, इसलिए खेल की संपूर्ण सामग्री मंगवाने की कृपा करें। भवद्य या आपका आज्ञाकारी या भवद्य लिख सकते हैं, या आज्ञाकारी शिष्य समस्त क्लास के विद्यार्थी, कक्षा 12 या 11 जो भी। तो इस प्रकार ऐसे आपको लिखना था। फिर आप छोटे भाई को मानकर शिक्षक में तो बताते हुए पत्र भी लिख सकते थे। और 23वां प्रश्न है अंतिम प्रश्न विद्यार्थियों, मिट्टी की मूर्ति और पुष्प प्रदर्शनी, ये हेडिंग लगानी थी, मिट्टी की मूर्ति, और फिर इधर आपको जो लेफ्ट हैंड की तरफ क्रमांक, इधर दिनांक, और उसके बाद में आपको लिखना था कि मिट्टी की मूर्तियाँ के बिक्री हेतु जो है वो इतने तारीख से इतने तारीख तक, और मिट्टी की मूर्तियाँ भारतीय परंपरा की एक खास पहचान है जो बहुत अच्छी भी लगती है। तो इस प्रकार ये विज्ञापन आपको लिखना था। पुष्प प्रदर्शनी में भी अलग अलग पुष्पों को लगाया गया है जो बहुत ही अच्छे हैं, शानदार। तो इस प्रकार से ये एक विज्ञापन आपको लिखना था छोटे निबंध की तरह, दिनांक सहित की विज्ञापन निकाला गया है। पुष्प प्रदर्शनी इतने तारीख को लगेगी और मिट्टी की मूर्तियों की बिक्री इतने तारीख को इतने से इतने बजे तक होगी। तो इस प्रकार विद्यार्थियों अब आप मूल्यांकन करें कि किस प्रकार आपके कितने नंबर जो है बन रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। मुझे आशा है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं एक अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।